वेलकम डियर व्यूअर्स ऑफ द एजुकेटर्स। आज एक नए लेक्चर के साथ हम आपके सामने आए हैं। सीरीज़ वही है पुरानी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज़ में रेंट की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। पिछली बार जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, दैट वाज फॉर द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। और हम ये कहते थे, हमने उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई थी कि व्हाट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, व्हाट वर द अजम्पशंस, व्हाट वर द क्रिटिसिज्म दैट वाज बीइंग फेस्ड बाय दैट थ्योरी, क्या उसकी पूरी बॉडी थी उस पूरी थ्योरी की, ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि ये कहती है, जो इसका क्रेडिट कई इकोनॉमिस्ट को जाता है, जिसमें मार्शल हैं, मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैं, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग जगह पे नाम आते हैं। मेजर इनका सबसे ज़्यादा नाम आता है, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम ले लिया। तो इस थ्योरी के हिसाब से जहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को और उसके बाद मॉडर्न थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ, वो कुछ पॉइंट्स से, कुछ बेसिस थे जिसके ऊपर, जो फाउंडेशन स्टोन्स जिसको कहा जा सकता है, उसका फाउंडेशन स्टोन ये कह सकते हैं कि रेंट सिर्फ लैंड के लिए नहीं था, लैंड के लिए भी था। मतलब इट वॉज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द लैंड ओनली, बट it also includes land. Rent also includes land according to modern theory. और दूसरी चीज, रिकार्डियन थ्योरी जहां पे ये कहती थी कि लैंड को रेंट देंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है अगर लैंड को हमें रेंट देना पड़ा तो फर्टिलिटी बेसिस नहीं होगा, बल्कि स्कार्सिटी बेसिस होगा, कमी बेसिस होगा। बहुत कॉमन सी बात है ये, मॉडर्न थ्योरी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। आप लोगों ने और हम अपनी बात करते हैं, हमने अपने बचपने में कॉमिक्स बहुत किराए पे लेके पढ़ी है, क्योंकि कॉमिक्स हमारे पास नहीं होती थी इतनी, तो हम किराए पे लेके पढ़ते थे। अभी भी जब आपका घर बनता है, आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं जो घर बनवाने के लिए चाहिए, तो आप किराए पे मंगवाते हैं। बहुत पहले का दौर होता था कि जब घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, डीवीडी प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे, तो घरों में जब फिल्में देखनी होती थी तो वीसीआर किराए पे आता था, टीवी किराए पे आता था, सब लोग बैठ के फिल्म देखते थे। इसी तरीके से किसी पास अगर घर नहीं है या छोटा पड़ रहा है घर, तो वो किराए के कमरा लेके रहता है। कोई बच्चा बाहर गया है पढ़ने अगर हॉस्टल में, तो रेंट पे एक रूम लेता है वो। हमारे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, हमें अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, पर्सनल अलग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, प्राइवेटली अलग जाना है, तो क्या करते हैं हम, ओला या ऊबर या कोई भी इस तरह की टैक्सी सर्विसेज को हायर करते हैं हम। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है हम उसके लिए कुछ किराया देते हैं, उसके लिए कुछ रेंट देते हैं। यही मॉडर्न थ्योरी की बुनियाद है, जिसमें इस थ्योरी में जो दो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम फोकस करें, पहली चीज़ है एक्चुअल अर्निंग, कि हम एक्चुअली अपनी प्रेजेंट जॉब में कितने रुपए कमा रहे हैं। दूसरी बात आती है हमारे सामने ट्रांसफ़र अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हमारा इससे बेहतर कोई और ऑप्शन होता तो हम कितने रुपए कमाते। या ट्रांसफ़र अर्निंग को एक सेंस में और कहा जाता है कि द मिनिमम अमाउंट जो कि एक फैक्टर को अपने प्रेजेंट स्टेट में वर्किंग करने के लिए ज़रूरी है, उसको भी ट्रांसफ़र अर्निंग कहा जाता है। इसको दो सेंस में स्टडी करते हैं। पहले एग्जाम्पल के हिसाब से हम ये मानते हैं कि एक वर्कर को 25,000 पर मंथ उसकी प्रेजेंट जॉब में मिल रहे हैं। इससे पहले वो जहाँ था उसको वहाँ 20,000 रुपीज़ मिल रहे थे पर मंथ। इसका मतलब अगर वो प्रेजेंट जॉब छोड़ता है और प्रीवियस वाली जॉब पे जाना चाहता है, तो मतलब अगर प्रेजेंट जॉब छोड़ता है तो उसको कम से कम एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। दैट इज़ टर्म्ड एज अ ट्रांसफ़र अर्निंग फॉर हिम। लेकिन अगर इसका पर्सपेक्टिव बदल के देखिए आप, तो 20,000 रुपये जब उसको मिल रहे थे तो उसने जॉब करता रहा, लेकिन जैसे ही उसको नेक्स्ट ऑप्शन मिला 25,000 पर मंथ का, तो उसने अपनी वो जो प्रीवियस जॉब जो उसके लिए तब प्रेजेंट जॉब थी उसने छोड़ दी और वो 25 नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए आगे बढ़ गया। ये 5,000 रुपये वो जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, दिस इज नोन एज रेंट। एक और एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इन माय कॉलेज आई एम गेटिंग अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। अगर हमें कोई और ऑप्शन मिलता है, अगर कोई और कॉलेज हमें बुलाता है कि डॉक्टर अली मेहंदी साहब बहुत अच्छे टीचर हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अच्छे टीचर की स्कार्सिटी और कमी तो हमेशा रहेगी, तो दूसरे कॉलेज पास हम नहीं थे, हम अपने प्रेजेंट कॉलेज के पास थे, हम दूसरे किसी कॉलेज के पास नहीं थे, क्योंकि मेरी कमी थी उस कॉलेज में। एक्स कॉलेज जो भी हमको बुला रहा है उसका हम टर्म देते हैं एक्स कॉलेज। एक्स कॉलेज हमसे कहता है कि सर आप हमारे यहाँ आ जाइए और हम आपको 50,000 रुपये महीना देंगे। हम क्यों जाएंगे?
प्रेजेंट जॉब में तो हमको यार 50,000 रुपये मिल ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रेजेंट जॉब को तभी छोड़ेंगे जब हमको इससे ज़्यादा मिलेंगे। और कोई आदमी हमको ज़्यादा क्यों देगा? क्योंकि मेरी कमी होगी उसके पास, तो मेरी कमी की वजह से वो कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑफर करेगा। वो हमसे कहेगा आप हमसे 70,000 रुपये महीना ले लिए लेकिन हमारे क्या चाहिए, क्योंकि मेरी कमी थी, मेरी ज़रूरत थी उसको, इस वजह से उसने हमको हाई पेड मतलब ज़्यादा पैसे ऑफर किए। तो ये जो डिफरेंस 20,000 रुपए का ऑफर कर रहा है वो ज़्यादा हमको, ये मेरी कमी का रिवॉर्ड है। ये मेरी एक्सीलेंसी जो मेरे पार्ट में है वो समाज के लिए मेरी कमी है। जो एक्सीलेंसी मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, जो टैलेंट मेरे पास है, ये टैलेंट मेरे पास है, समाज में हर एक के पास नहीं है। तो मेरा टैलेंट दुनिया के लिए कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देंगे हमें। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हमको मेरी प्रेजेंट जॉब से कहीं और जाने के लिए दिए जाएंगे वो कहलाता है रेंट। तो यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को कि रेंट का बेसिक मतलब क्या है कि कमी की वजह से जन जो पैसा लेता है उसको हम रेंट कहते हैं। द अमाउंट दैट अराइजेस ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ एनी फैक्टर इज नोन एज रेंट। अब हम आगे बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आएगा आपके सामने, उसमें आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे हमने, अब जब भी कभी अगर आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा, इसको समझाया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा कर्व कौन सा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग है इसको क्या कहते हैं हम, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग द प्राइसेस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर। हम सप्लाई कर्व को देखते हैं, ओ एस पॉइंट से शुरू होती है और वो एस एस जो है ये टोटल आपकी सप्लाई कर्व है। डी आपका डिमांड कर्व है, नेगेटिवली स्लोपिंग, एंड दे बोथ आर मेकिंग द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ई जो प्राइस सेट हुआ दैट इज ओपी, एंड द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर दैट इज एम्प्लॉयड एट द सेम प्राइस इज नोन एज ओ एम। तो आप देखें कि कितना प्राइस मिल रहा है किसी फैक्टर को, दैट इज ओपी, और उतने पे कितने फैक्टर्स अब एम्प्लॉयड हैं, दैट इज ओ एम। तो टोटल नंबर हमने कितना अर्न किया, उस एम्प्लॉयर ने कितना अर्न किया, ओ पी ई एम। ये जो एक आपके सामने बॉक्स बनेगा ओ पी ई एम का, ये होगा टोटल अर्निंग का। फिर जान लेते हैं कि सप्लाई प्राइस क्या होगी, जो किसी वर्कर की सप्लाई प्राइस होगी वो क्या होगी। पहले फैक्टर के लिए सप्लाई प्राइस होगी ओ एस, इसी तरह वो बढ़ती रहेगी फैक्टर्स के साथ सप्लाई प्राइस, और लास्ट फैक्टर के लिए सप्लाई प्राइस होगी ई एम। तो ओ एस ई एम जो एरिया बनेगा आपका, वो बनेगा आपका सप्लाई का एंगल, या आप कह सकते हैं सप्लाई प्राइस। तो इसका जो डिफरेंस आएगा पी एस ई, ये जो शेडेड एरिया आपके सामने आएगा, दिस इज द एरिया ऑफ रेंट, ये होगा एरिया रेंट। तो यहां तक बात साबित हो गई कि जितनी कमी बढ़ती जाएगी किसी फैक्टर की, उसका रेंट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और जितनी उसकी स्कार्सिटी कम होती जाएगी, वो चीज़ कॉमन होती जाएगी, उसका रेंट उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम लोगों के पास है, बिल्कुल मिनिमम है, तो हर आदमी चाहेगा कि वहाँ हम पढ़ाएं, उसको हम पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमसे किसी बच्चे ने कहा कि हमें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा दीजिए, हमने एक सर्टेन अमाउंट उससे चार्ज किया। दूसरा बच्चा, उसका जो दोस्त होगा वो उसका कॉम्पिटिटर होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो चाहेगा कि वो सब्जेक्ट हम उसको पढ़ाएं। तो क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, हम कहेंगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, हम फुला को पढ़ा रहे हैं, तो कहेगा नहीं हमको आप पढ़ाइए, हम उससे ज़्यादा पैसे आपको देंगे। तीसरा बच्चा हमको उससे ज़्यादा पैसे देगा, उन दोनों से ज़्यादा। चौथा बच्चा उन दोनों ज़्यादा से हम उन तीनों बच्चों से ज़्यादा हमें पैसा देगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स अगर जितना कम होता जाएगा, उतना उसको पाने के लिए हम ज़्यादा पैसे देंगे, और जितने पैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा रेंट है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी। अब दो चीज़ें और आती हैं, दो कंडीशंस और आती हैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। सपोज अगर कोई फैक्टर जिसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसकी सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, उसका यूज़ सिंगल है, उसको किसी और यूज़ में हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उसका सिंगल यूज़ में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन दैट केस अगर कोई भी चीज़ की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, इसका मतलब दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड,
उसको बहुत सिंपल सी बात है, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, वो और किसी काम में इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। उस सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो उसको रखा रहने दो, इस्तेमाल ही ना करो, लेकिन उसको किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाईली स्किल्ड पर्सन है कोई, तो वो वही काम करेगा जिसके लिए वो स्किल्ड है। या मान लीजिए कोई मशीन है, वो मशीन सिर्फ और सिर्फ मान ली फॉर एग्जांपल पापड़ बनाने काम आती है, नहीं इस्तेमाल ही नहीं हो सकती उसके अलावा किसी और चीज़ में, तो वो भी चीज़ क्या कहलाएगी, उसकी सप्लाई क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका मतलब उसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता है। तो जो कुछ वो कमाएगा, वो फैक्टर जो जिसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो जो कुछ कमाएगा वो सब रेंट होगा, फुल रेंट। लेकिन तीसरी कंडीशन के हिसाब से अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसको किसी भी इस्तेमाल में लगा दो, वो प्रॉपरली वो काम वैसे ही करने लगेगा जैसे उससे कराया जाता था पहला वाला काम। मतलब कोई स्पेशलाइज्ड चीज नहीं है उसके पास, कोई स्किल नहीं है उसके पास, स्किल्ड वर्कर नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास, या कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, उससे जो कुछ कहोगे वो सब कर देगा। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी फैक्टर जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, ऐसे फैक्टर के साथ बहुत सिंपल सी चीज होती है कि उसकी सब कुछ जो कुछ वो अर्न करता है, उसकी एक्चुअल अर्निंग जो होती है वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग बराबर होती है। इसका मतलब उसके पास कोई रेंट अराइज होता ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई कम ही नहीं है, इसलिए उसका कोई रेंट अराइज नहीं होगा। हाँ, अगर फिर से मैं सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर दूं, अगर कोई चीज इलास्टिक है एक हद तक या इनइलास्टिक है, तो जब तक कि उसकी कमी बढ़ती रहेगी, जब तक रेंट बढ़ता रहेगा, जैसे कमी खत्म होती रहेगी उसका रेंट भी कम होता रहेगा। दूसरा स्टेप था, अगर कोई भी चीज जो जिसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो सिर्फ कमी ही कमी है, सिर्फ एक यूज में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो जो कुछ कमाएगा वो सब रेंट होगा। लेकिन अगर किसी चीज की सप्लाई अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो ऐसे केस में वो फैक्टर जो कुछ कमाएगा वो सब उसकी ट्रांसफर अर्निंग होगी, उसको कोई भी रेंट अराइज नहीं होगा उसके लिए। तो यहां तक इन चीज़ों के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें रेंट रिकार्डो के हिसाब से क्या था और मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या था, क्या फ़र्क है, तो देखिए बहुत छोटे छोटे फ़र्क हैं। पहली चीज़, रिकार्डो ने सिर्फ लैंड को रेंट का हकदार बनाया था, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से रेंट किसी भी फैक्टर को दिया जा सकता है। पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट सिर्फ लैंड को ही दिया जाएगा, ही वर्ड है ही, ओनली फॉर लैंड। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से रेंट की लैंड को भी रेंट दिया जाएगा, भी है वर्ड, और वहां लैंड को जो रेंट दिया जा रहा था वो फर्टिलिटी के बेसिस पे दिया जा रहा था। लेकिन अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम लैंड को रेंट देंगे तो फर्टिलिटी नहीं बल्कि कमी की वजह से देंगे। अगर जमीन कम होगी तो रेंट बढ़ता जाएगा, जमीन अगर ज्यादा होगी तो वहां पे रेंट कम होगा, जमीन की जरूरत के हिसाब से, स्कैर्सिटी के हिसाब से रेंट डिफाइन होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस लेक्चर। और अगर कोई आपको क्वेरी होती है, उम्मीद हमारी पहले तो यही है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंची और आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो यू कैन लीव अ कमेंट, यू कैन इनबॉक्स अस। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।